गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर 11th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है मातृ रक्षा एवं बाल कल्याण कार्यक्रम। मातृ रक्षा और बाल कल्याण कार्यक्रम का अर्थ ये है कि महिलाओं और जो बच्चों की दर बदर संख्या में कमी आ रही है या उनकी मृत्यु की जो स्थिति बढ़ती जा रही है, उन सभी पर रोक लगाना और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ जैसे संस्थाएं कार्यरत हैं जो कि उनको पोषण वगैरह और उनको सामान्य जांच वगैरह की जो आवश्यकता होती है, वे सभी जो आवश्यकता है वो उनको प्राप्त करवाती है, ताकि एक उत्तम और अच्छा स्वास्थ्य की प्राप्ति उनको हो सके। मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम से अगर अभिप्राय समझा जाए तो शिशु देश की एक अमूल्य प्रतिनिधि है, या यूँ कहा जा सकता है कि जो शिशु है वो हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है, क्योंकि जो शिशु है वही आगे जाके भावी भविष्य में हमारे जो देश की स्थिति को सुधारेगा और आगे की ओर बढ़ाएगा। आज के बालक ही कल के नागरिक बनते हैं और इसीलिए ये ज़रूरी है कि इनका जो पालन पोषण है वो बहुत अच्छे से हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, और उनके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उनको पूर्ण रूप से पौष्टिक आहार, उनके स्वास्थ्य जो चिकित्सा की आवश्यकता है उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनकी प्राप्ति हो सके। तो इनके लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं और कुछ संस्थाएं भी हैं जो कार्यरत हैं, जो कि इनके लिए दिन ब दिन कार्य करती हैं। अब जैसे अगर देखा जाए कि कुछ महिलाएं कुपोषित की स्थिति में होती है। कुपोषण का मतलब अगर देखा जाए तो कुपोषण से तात्पर्य है कि वे महिलाएं या वे शिशु जिनको पौष्टिक आहार समय पर नहीं मिल पाता है और पौष्टिक आहार या संतुलित आहार की कमी होने की वजह से उनमें कुछ रोग या रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, और ये रोग कई बार ऐसे भी होते हैं जो आगे जाकर महिला की मृत्यु भी हो सकती है या उनके लिए घातक भी हो सकते हैं। तो कुपोषण अगर देखा जाए तो कुपोषण का सीधे अर्थों में जो अर्थ है वो है पोषक तत्वों की कमी होना या संतुलित रूप में जो पोषण की आवश्यकता है उस पोषण का प्राप्त ना हो पाना। कुपोषण के कारण जो माताएं निर्बल हैं, अनेकानेक रोगों से ग्रसित है या पोषण न्यूनता जनित रोगों से ग्रसित है। पोषण न्यूनता जनित का मतलब होता है पौष्टिक तत्वों या पौष्टिक आहार की कमी की वजह से जो उनमें रोग दिखाई देते हैं या रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, उनकी वजह से उसको कुपोषित कहा गया है, या पोषण न्यूनता जनित रोग भी कहा जा सकता है। जिसमें रक्त अल्पता का मतलब होता है खून की कमी, फिर आता है अंधता यानी कि दिखाई ना देना, कमजोर दृष्टि, या संपूर्ण रूप से अंधता। फिर आता है ऑस्टोमलेशिया, यह अस्थि विकृति रोग है। अस्थि विकृति रोग यानी कि हड्डियों से संबंधित रोग है, जिसमें कई बार जो हमारे महिलाओं की जो अस्थियां हैं वो टूटने लगती हैं, बिखरने लगती हैं, और उसकी वजह से किसी भी महिला की मृत्यु भी हो सकती है। बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। फिर आता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो ये तो कुछ रोगों के उदाहरण हैं जो कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग है। अब रक्त अल्पता देखा जाए तो अगर देखा जाए तो लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। अंधता रोग है तो विटामिन ए की कमी से। ऑस्टोमलेशिया जो है कैल्शियम, विटामिन डी
की कमी। तो ये जो सभी रोग हैं और जो रोग देखे जा रहे हैं वो कुछ ना कुछ पोषक तत्वों की निरंतर कमी होने की वजह से महिलाओं और बच्चों में भी हो सकने वाले रोग हैं, जिसमें ऑस्ट्रोगलिशिया जो रोग है वो प्रमुख महिला का रोग है। उसके अलावा रक्त अल्पता, अंधता, बेरी और स्कर्वी जो रोग है ये बच्चों में भी देखे जा सकते हैं और महिलाओं में भी देखे जा सकते हैं। मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम से तात्पर्य अगर समझा जाए तो माताओं और शिशुओं के लिए उच्च स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम से हैं। अब उच्च स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम जिसमें माताओं और को प्रसव से पूर्व, प्रसव के समय और प्रसव के पश्चात जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है या पोषण की आवश्यकता होती है तथा प्रसव के बाद में जन्म देने के बाद शिशु के लिए भी जिन सभी आवश्यकताओं की ज़रूरत है या उनकी पूर्ति की जानी चाहिए 5 वर्ष तक के शिशु के लिए, वो सारी सुविधाएं प्राप्त करवाना ही मातृ रक्षा एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम है। मातृ रक्षा शिशु कल्याण कार्यक्रम हेतु स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर भी विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो कि इनके कल्याण हेतु कार्य करती हैं। अब अगर देखा जाए तो कई बार जो मातृ एवं शिशु कल्याणकारी सेवाएं जो हैं उनमें सबसे पहला आता है गर्भवती माता के लिए जो सेवाएं दी जाती हैं। दूसरा होता है प्रसूता के लिए दी जाने वाली सेवाएं। अब गर्भवती माता के लिए दी जाने वाली सेवाओं में आता है कि गर्भावस्था के समय गर्भवती महिला का समय समय पर चेकअप किया जाता है, जिसमें उसके ब्लड प्रेशर को देखा जाता है, उसके रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच की जाती है, यूरिन की जांच की जाती है, कैल्शियम, आयरन और उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति हेतु उनको दवाइयाँ वितरित की जाती हैं मुफ्त में। पौष्टिक आहार युक्त उनको जो है वो आहार वितरित भी किए जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती है जिसमें इनको फ्री मुफ्त इलाज वगैरह भी दिया जाता है, जांच की जाती है। उसके बाद आता है प्रसव के बाद समय और प्रसव के बाद की जो सेवाएं। तो प्रसव के समय डिलीवरी वगैरह मुफ्त कैंप वगैरह भी लगाए जाते हैं जिसमें प्रसव करवाए जाते हैं। और प्रसव के पश्चात शिशु और महिलाओं की देखरेख के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम हैं जिसमें महिलाओं के टीकाकरण और बच्चे के टीकाकरण के जो कार्यक्रम हैं वो भी प्रदान किए जाते हैं और टीके वगैरह लगवाए जाते हैं। 6 माह के बाद के लिए शिशु के लिए पौष्टिक आहार वितरित किए वगैरह भी जाते हैं। अब जो सबसे पहला कार्यक्रम है वो है गर्भवती महिला हेतु। दूसरा है प्रसूता के लिए। तीसरा अगर देखा जाए तो धात्री माँ और नवजात शिशु के लिए। और जो 4th कार्यक्रम अगर देखा जाए तो वो है 1 से 5 वर्ष की आयु के लिए। फिर आता है लास्ट जो कार्यक्रम है वो होता है दाइयों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जो सारी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मातृ शिशु कल्याणकारी सारी सेवाएं हैं। जिसमें सबसे पहला है गर्भवती माता के लिए या महिला के लिए। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व में भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। हमने जनसंख्या वृद्धि का जब चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि नंबर 1 स्थान पे अगर देखा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, और चीन के बाद जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आता है वो है भारत। तो भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। भारत अगर देखा जाए तो एक कृषि प्रधान देश भी है। कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में अधिकांश तक जो लोग हैं मजदूरी करते हैं, कृषि कार्य करते हैं जिसमें खाद्यान्न वगैरह उगाने का, बेचने का कार्य वगैरह किया जाता है।
यहाँ की अधिकांश जनता गाँवों में जो है वो निवास करती है, इसलिए गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उनकी स्थापना की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर देखा जाए तो उनका मुख्य कार्य ये होता है कि लोगों के स्वास्थ्य संबंधी देखरेख करना, ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करना, गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके स्वास्थ्य की जांच करना और उनकी जटिलताएं जो भी आ रही हैं उन सभी जटिलताओं का निवारण उपाय जो भी है वो उनको उपलब्ध करवाना। गर्भवती स्त्री जो है वो इन केंद्रों पर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जो भी जांच करवा सकती हैं। अगर देखा जाए जो उनको सुविधाएं प्राप्त करना है वो कर सकती हैं वहां से। यदि किन्हीं कारणों से गर्भवती महिला स्त्री प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं पहुंच पाती हैं तो नर्स है, मिडवाइफ वगैरह है या हेल्थ विजिटर जो है वो उनके घर पर जाकर उन गर्भवती महिलाओं की जो है जांच भी करते हैं और उनको जिन सुविधाओं की आवश्यकता है वो सारी सुविधाएं भी जो है महिलाओं को प्रदान करवाई जाती है। प्रसव से पूर्व जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं इन स्वास्थ्य संबंधी केंद्रों के माध्यम से दी जाती हैं, जिसमें महिलाओं के हमेशा समय समय पर जांच की जाती है। ये देखा जाता है कि उनके स्वास्थ्य में कोई गिरावट तो नहीं आ रही है, वज़न वृद्धि देखी जाती है, ब्लड प्रेशर देखा जाता है, हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है और साथ में ये भी देखा जाता है कि बच्चे का जो ग्रोथ है या जो बच्चे का विकास है वो सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनके अलावा गर्भवती अवस्था में जब गर्भावस्था में है तो गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार है, पौष्टिक पोषण हेतु उनको जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही मुफ्त दवाइयाँ वगैरह वितरित की जाती है, जिसमें कैल्शियम, आयरन वगैरह की जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं। और उसके अलावा महिलाओं को कई बार जैसे कि दूध है, अल्पाहार है, विटामिन है, लोहे की गोलियां है, ये सभी भी दिया जाता है। उनके गर्भस्थ शिशु और महिला के स्वास्थ्य की पूर्ण रूप से देखरेख की जाती है। उसके अलावा महिला को जो है वो जागरूकता उत्पन्न की जाती है, जागरूक बनाया जाता है। उनको समय समय पर विभिन्न तरह की जो सुविधाएं हैं या जो जिन चीज़ों की उनको परामर्श की आवश्यकता होती है तो वे उपलब्ध करवाए जाते हैं। उनको जागरूक किया जाता है, उनको स्वच्छता की ओर प्रेरित किया जाता है। साथ ही उनको उत्तम पोषण लेने, स्वयं की स्वच्छता वगैरह का इनका भी ज्ञान वगैरह करवाया जाता है। फिर आता है प्रसूता के लिए सेवाएं। तो प्रसूता के लिए सेवाओं में आती है सबसे पहले प्रसव के समय, दूसरी आती है प्रसव के बाद की। तो प्रसूता के लिए प्रसव के समय, दूसरी है प्रसव के बाद। तो प्रसव के समय जैसे प्रसवकालीन सेवा भी कहा जा सकता है। प्रसव के समय की सेवा का मतलब है प्रसवकालीन सेवा, यानी कि प्रसव के समय जो दी जाती हैं। जब स्त्री गर्भकाल में प्रसूति केंद्र पर जाकर पंजीयन करा सकती हैं इनमें, तभी से उसके जब पंजीयन एक महिला का हो जाता है स्वास्थ्य केंद्र पर, तभी से उसके नियमित जांच की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा दी जाती हैं, जांच होने भी लगती हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच होने से इस बात का पता चल जाता है कि प्रसव समय पर होगा, प्रसव सामान्य है या ऑपरेशन के माध्यम से है, उसकी भी जटिलता भी है, तो इन सभी का ज्ञान भी हो जाता है। उसके अलावा नियमित जांच इस बात की पुष्टि होती है कि गर्भिणी जो है वो सामान्य प्रसव से शिशु को जन्म नहीं दे सकेगी, तब प्रसव के लिए व्यवस्था की जाती है, जिसमें उसको अगर सिजेरियन है, ऑपरेशन के माध्यम से अगर बच्चे का जन्म होगा या जो भी जटिलताएं आने वाली हैं तो उनका अनुमान पहले से ही हो जाता है। तो उनकी जो सुविधाएं हैं वो पहले से ही करके रखी जाती है, ताकि जब प्रसव का समय आए तो महिलाओं को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो और सारी सुविधाएं जो हैं उनको उपलब्ध करवाई जा सके। अगर जैसे गर्भवती स्त्री किसी प्रकार से सामान्य प्रसव देने के लिए तैयार है या प्रसव सामान्य हो सकता है, तो उसके बच्चे को जन्म देने में समर्थ है वो, तो ऐसी स्थिति में घर में ही प्रसव भी कराए जाते हैं, जाने की सलाह भी दी जाती है और प्रसव घर पर कराया भी जाता है। कई बार स्वच्छ जैसे रोशनी युक्त व हवादार कमरों की आवश्यकता होती है, तो उनको जैसे स्वच्छ रोशनीदार कमरों चुनाव वगैरह भी किया जाता है और उनमें भी उनका प्रसव करवाया जा सकता है।
उसके साथ प्रसव के समय जिन भी उपकरणों की, दवाइयों की या जिन भी सामग्री की आवश्यकता होती है, उन सभी का पहले से ही बंदोबस्त कर लिया जाता है, और ताकि कोई भी समस्या प्रसव करवाने के समय ना आए। और जो उचित दाई की जो आवश्यकता है, या मिडवाइफ जो है, या फिर नर्स वगैरह जो है, जो उनके प्रसव के समय की आवश्यकता होगी, उनका भी चुनाव कर लिया जाता है, और गर्भकाल की जो पूरी देखरेख है उन्हीं के संबंध में करवाई जाती है। फिर जो दूसरी आती है प्रसव के बाद की सेवाएं। तो प्रसव के बाद की सेवाओं का मतलब ये है कि जब एक महिला प्रसव दे चुकी है, बच्चे को जन्म दे रखी है, तो जन्म के पश्चात शिशु और महिला दोनों के लिए, उनकी स्वयं के पोषण के लिए, उनकी स्वच्छता के लिए, साथ ही उनकी देखा जाए देख रेख करने के लिए समय पर उनको दवाइयाँ मिले, समय पर उनको पोषाहार मिले, शिशु की साफ़ सफाई वगैरह के लिए दाई, नर्स, मिडवाइफ जिनकी भी आवश्यकता होती है, वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जाती हैं। साथ ही प्रसव के बाद जब शिशु की साफ़ सफाई, शिशु की नहलाना, बच्चे को उनकी मालिश वगैरह, इन सभी का जो भी है वो भी सारा नर्स, दाई वगैरह के माध्यम से वगैरह वहाँ पर सुविधाएं जो है उन महिलाओं को उपलब्ध करवा दी जाती हैं। 10 दिन तक प्रसूति केंद्र पर रहने और नियमित स्वास्थ्य जांच के बाद उसे घर जाने की छुट्टी भी दे दी जाती है, और जो भी उनको सामान की आवश्यकता थी या निर्देशन की आवश्यकता थी, वो निर्देश उनको सारे उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। उसके बाद आता है धात्री माँ और नवजात शिशु के लिए जो सुविधाएं हैं। नवजात शिशु एवं धात्री माँ की स्वास्थ्य की जांच हेतु उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्रसूति गृहों, प्रसूति केंद्रों और स्वयंसेवी संस्थाओं पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि माता और शिशु दोनों का ही जो स्वास्थ्य है वो उत्तम रह सके, और दोनों के स्वास्थ्य को और अच्छा बनाने के लिए, उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिसमें शिशु की पूर्ण देखभाल की जाती है। माँ को पोषण की जो आवश्यकता है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें घी का डिब्बा है, अनाज है, गेहूँ है, चने की दाल वगैरह जो है, ये सभी चीज़ें भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। उसके अलावा शिशु के टीकाकरण की सुविधाएं वगैरह उपलब्ध करवाई जाती हैं। हेल्थ विजिटर जो है वो समय समय पर उनको विजिट करके उनकी जांच भी करते हैं। उसके अलावा शिशु के पोषण हेतु दुग्ध निर्माण हो सके, इसलिए जो भी अनाज वगैरह, जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है वो महिलाओं को उपलब्ध करवाए जाते हैं। शिशु को निरोग रखने के लिए जिन भी सावधानियों को बरतनी चाहिए होती है, वो सारी सावधानियां बरताई जाती है। महिलाओं को भी उत्तम स्वास्थ्य हेतु सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध वहां पर करवाई जाती हैं। यदि माता किन्हीं विशेष कारणों से, जैसे कि किसी बीमारी से ग्रसित है, रक्त अल्पता से ग्रसित है, कमजोरी या संक्रामक रोगों से ग्रसित है, तो उनसे संबंधित भी उनको जो सुविधाएं चाहिए होती है वो उपलब्ध करवाई जाती है। या ऐसी स्थिति में जब एक महिला बच्चे को स्तनपान नहीं करवा पाती हैं, तो स्तनपान ना करवा पाने की स्थिति में शिशु के पोषण हेतु उसको जिन चीज़ों की आवश्यकता है, दूध की वगैरह की आवश्यकता है, तो वो सारा सुविधा भी इन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से बच्चे को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है 4 से 6 माह के बाद में, तो बच्चे को कई तरह की चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो उसमें माता के दूध में विटामिन सी नहीं होता है, इसलिए 4 माह के शिशु को जो संतरे का रस है, दाल है, उबली हुई सब्जियां है, चावल का मान, खिचड़ी, दलिया वगैरह, गुटी हुई दाल वगैरह, और इन सभी केला वगैरह, मसलकर आदि जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। उसके बाद आता है जैसे कि स्कूल पूर्व बच्चे या 1 से 5 वर्ष की आयु वाले बालकों हेतु, इनको 1 से 5 वर्ष की आयु के जो बालक होते हैं इनको स्कूल पूर्व बालक भी कहा जाता है। ऐसा कहने का कारण ये है क्योंकि 1 से 5 वर्ष की स्थिति तक बच्चा घर पर ही रह के काफ़ी चीज़ें सीखता है, और घर पर ही उसका पालन पोषण, देख रेख वगैरह सारा कार्य किया जाता है। तो ऐसे में शिशु को जिन भी आवश्यक चीज़ों का ज्ञान करवाना होता है वो भी ज्ञान करवाए। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र पर भी हम देखते हैं कि बच्चों को वहाँ पर पोषाहार भी दिए जाते हैं, साथ में बच्चों को कुछ जो सामान्य ज्ञान वगैरह उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें उनको बच्चों को बोलना सिखाया जाता है, खेल खेल के माध्यम से उनको सिखाया जाता है, ज्ञान की बातें बच्चों को सिखाई जाती है, जिसमें ABCD, अ से अनार, एक गिनती वगैरह बोलना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चों को सिखाया भी जाता है वहाँ पर। उसके अलावा बच्चे को वहाँ पर जो केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र पर मुफ्त दवाइयाँ, फल, चना, मूंगफली वगैरह हैं या अन्य पोषाहार जो है वो निःशुल्क भी दिए जाते हैं।
उसके अलावा अगर कोई बालक संक्रामक रोगों से बचा है तो समय समय पर उनको टीके भी वहाँ पर लगवाए जाते हैं। और जन्म से ही अगर कोई बच्चा अंधा है, बहरा है, गूंगा है या लंगड़ा होता है तो अथवा उसमें कोई शारीरिक दोष पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके लिए विद्यालय से अलग से स्थापना भी की गई है, जहाँ पर ऐसे बच्चों को अलग विद्यालय में रखकर वहाँ पर उनको ज्ञान दिया जाता है, उनकी देख रेख भी की जाती है। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर इनको दी जा रही हैं। बच्चों को पालना गृहों की भी व्यवस्था होती है, जहाँ पर बच्चों की पूर्ण देखरेख की जाती है। दूध पिलाना, उनके सोने की व्यवस्था, उनके मल मूत्र वगैरह त्यागने की व्यवस्था का वगैरह सारा बंदोबस्त वहाँ पर किया जाता है। उसके बाद आता है दाइयों के लिए प्रशिक्षण देना। तो दाइयों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें कई बार ये ऐसा होता है कि ये जो स्वास्थ्य संबंधी जो केंद्र हैं वहाँ पर महिलाओं को उचित देखरेख हो, उनको संपूर्ण जांच वगैरह हो, इसलिए जो दाइयाँ उनके लिए रखी जाती हैं उनको भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उनको एक गर्भवती महिला शिशु की पूर्ण देखरेख का पूरा ज्ञान करवाया जाता है, दवाइयों का ज्ञान करवाया जाता है, साथ में ही प्रसव करवाने वगैरह की सारी जो सुविधाएं वगैरह है, कैसे प्रसव करवाना है, उन सभी चीज़ों का भी वहाँ पर ज्ञान उन महिलाओं को वहाँ पर करवाया जाता है। जैसे जो दाइयाँ हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो उचित समय पर सही, संतुलित और स्वस्थ प्रसव करवा सके और एक महिला और एक बच्चे की पूर्ण देखरेख हो सके और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। तो आज हमने पढ़ा मातृ और शिशु कल्याणकारी सेवाएं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।